लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही इंटेंस सस्पेंसफुल रिवेंज थ्रिलर। पता है, कहानी की हीरोइन के पास एक ऐसा हाईटेक घर है जिसकी छोटी से छोटी चीज पूरी उसके कंट्रोल में है। अब ऐसे घर में एक साइको कातिल आ जाता है और उस घर के जरिए दोस्तों फिर हीरोइन उसका क्या हाल करती है। नहीं, इतना सिंपल प्लॉट थोड़ी है, इसमें और भी कई सारे सब प्लॉट्स घुल मिलकर आएंगे दोस्तों सामने। तो क्लाइमैक्स लगाते आते होश उड़ जाएंगे सभी के। शॉर्ट में कहे तो ये एक नेल बाइटिंग फिनिश वाली सीट एज थ्रिलर साबित होगी। इसकी वार्निंग देते हुए चलिए आपको दिखाते हैं 2024 में रिलीज हुई ये सुपर मूवी जिसका नाम है हार्ड होम। तो कहानी की शुरुआत में घने जंगल के बीच मैरी नाम की औरत अकेली जॉगिंग करती हुई दिखाई देती है और तब एक अजनबी छुपकर उसकी फोटो क्लिक करता है और इस बात को रियलाइज करते ही मैरी दोस्तों उस जगह से भागने लगती है। लेकिन एक पॉइंट पर वो आदमी मैरी को पकड़ लेता है और उसे मार कर घसीट लेके जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मैरी हाथ लगी किसी चीज से उसे मारकर वहाँ से बचकर सड़क पर अपनी कार के पास आ जाती है। लेकिन वो कातिल भी वहाँ पे आ जाता है और उसे चाकू से मारने वाला होता है। लेकिन वो लड़ने लग जाती है उससे और लड़ाई के दौरान उस आदमी का इंजेक्शन मैरी के हाथ लग जाता है और मैरी उससे ही उस आदमी के पैर में उतारकर अपनी कार लेकर वहाँ से बच निकलती है। अब यहाँ से दोस्तों आपको बताता हूँ कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर मैरी का घर है और वो भी जंगल के बीच में। ये एक हाईटेक घर है। मैरी अंदर जाकर मेन डोर ही नहीं, घर के सारे डोर्स, विंडोज और छोटे से छोटे गैप को बंद करके फिर चैन की सांस लेती है। और यहाँ पे मूवी का टाइटल हार्ड होम डालकर मूवी आगे बढ़ती है। थोड़ी ही देर में मैरी की पड़ोसन मेन डोर के बाहर से लॉकिंग डिवाइस के जरिए मैरी को डांटती है कि तुम इतनी तेजी से गाड़ी चला कर आई हो, अरे मेरे सारे पौधे कुचल दिए तुमने, कहकर वो खूब चिल्लाती है। लेकिन मैरी तो शांति से कहती है कि सॉरी मिस जॉय, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, कहकर उसे भेजने के बाद वो गहरी सांस लेती है। और तब न्यूज में बताते हैं कि इस जंगल में डियाब्लो नाम का एक साइको कातिल घूम रहा है जो उस इलाके में आने वाली अकेली औरतों और लड़कियों पे हमला करके बहुत ही बेरहमी से उनका कत्ल कर देता है। डिटेक्टिव सेलेना उसकी तलाश कर रही है और उस कातिल का स्केच भी दिखाया जाता है। सभी को वार्न किया जाता है कि कोई भी अकेली उस जंगल के पास ना जाए। और यहाँ मैरी के हाथ में उस कातिल का चाकू है। मैरी उसे बहुत देर देखती है और यहाँ कट करके 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। मैरी अपने पति रॉबर्ट और अपनी बेटी कैली के साथ पहली बार इस घर में आई थी और ये घर इतना हाईटेक है कि स्मार्ट वॉच के जरिए यहाँ हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। कैली की उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब वो ठीक से चल नहीं सकती, उसे वॉकिंग स्टिक की जरूरत होती है। तो मैरी उसे बताती है तुम इस घर में ऊपर नीचे आ जा सकती हो, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत ही सुविधाएं होंगी बेटा, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी इस घर में। तो कैली गुस्सा होती है कि माँ आप प्लीज मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, सुविधाओं के नाम पर आप मेरी कमियों को हर पल मुझे बताती रहेंगी तो मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर मैरी और रॉबर्ट उसको शांत करते हैं कि बेटा कुछ ही दिनों में तुम्हारा ऑपरेशन होगा जिसके बाद तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, लेकिन तब तक एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमने इस घर में तुम्हारे लिए सारी सेटिंग करके रखी हुई है। इस तरह खुशी खुशी शुरू हुई थी दोस्तों इस घर में इनकी जिंदगी। लेकिन अब लगता है यहाँ इनकी खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैरी के चेहरे पे गुस्सा और आक्रोश है और इसका कारण है, हाँ कुछ देर में पता चलेगा। अब मैरी के घर के उस हिस्से को दिखाया जाता है जिसको देखकर पता चलता है दोस्तों कि असल में मैरी उस कातिल को फंसाने के लिए ये सब कर रही है। वहाँ ढेरों सिस्टम्स होते हैं जिनमें घर के हर कोने के विजुअल्स दिखते हैं, यानी कि इस घर के हर कोने में कैमरा है। और मैरी कहती है कि आज तुम नहीं बचोगे डियाब्लो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी और वो भी बहुत घिनौनी मौत। और तब दिखाते हैं कि मैरी अपने जिस कार को पार्क करके अंदर आई थी उसके अंदर से साइको कातिल डियाब्लो निकलता है। यानी कि मैरी उस कातिल से बचकर नहीं आई थी बल्कि वो जानबूझकर उस साइको कातिल के हाथ लगी थी और अब उसको अपने घर में लाकर उसे फंसा रखा है उसने। तो अब डियाब्लो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वो मजबूरन एक दरवाजे के जरिए अंदर घुस आता है घर में, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो देखता है कि मैरी ने उसके बारे में, उसके विक्टिम्स के बारे में ढेरों डिटेल्स कलेक्ट करके रखी हुई है। और तो और डियाब्लो के बारे में टीवी में जो न्यूज चल रही है उसे भी वो सुनता है। शुरुआत में जंगल के बीच बने केबिन के अंदर से पहली विक्टिम की लाश मिली थी। उस लड़की को डियाब्लो ने एक पिंजरे में बंद करके उसकी जीभ काट दी थी, फिर उसे जलाकर उसकी जान ली थी और उस लाश के पास ही एक पेड़ पर डियाब्लो ने अपना नाम कुरेद के रखा हुआ था। इस तरह और भी कई घिनौने कत्ल किए थे डियाब्लो ने और उन कत्लों की खबर वो खुद ही अपनी आंखों से देखता है, सुनता है। यही मैरी की चाल है दोस्तों, क्योंकि वो कातिल को साइकोलॉजिकली और इमोशनली बिल्कुल अटैक करना चाहती है उस पे। और कुछ हद तक उसका यह प्लान कामयाब भी होता दिखता है क्योंकि अब वो अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाता है। कौन? यही डियाब्लो, क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा ये कहकर कोसती थी कि बेटा तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, एक डेविल हो तुम। उसकी डांट खाकर डियाब्लो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता था। अभी भी वो उन बुरे दिनों को भूला नहीं था दोस्तों। मैरी उसके हर एक्सप्रेशन को, हर एक चीज को अपने डिस्प्ले पे देख रही होती है और वो भी रियलाइज करता है कि मैरी पक्का कैमरे के जरिए मुझे देख रही है। तो वो कैमरे की ओर मुड़कर देखता है और यहाँ पे ये दोनों फैसला लेते हैं
हैं कि तुम जो भी हो, मैं तुमसे मुकाबला करने को तैयार हूँ। मतलब डियाब्लो एक तरह से मैरी को कह रहा है और मैरी एक तरह से डियाब्लो को। आज देख ही लेते हैं कौन जिंदा बचेगा, तुम या मैं। और इसी पॉइंट पर दोस्तों ये कहानी एक चूहे और बिल्ली की तरह बन जाती है। उस कमरे के एक दरवाजे पे मैरी ने जानबूझकर एक चाबी छोड़ी होती है, क्योंकि मैरी चाहती थी कि डियाब्लो वो दरवाजा खोले और अगले कमरे में जाए, क्योंकि वहाँ पर भी मैरी ने उसके लिए कोई ट्रैप सेट करके रखा हुआ है। तो डियाब्लो दरवाजा खोलकर अगले कमरे में आ जाता है, जहाँ अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, लेकिन उसके सामने 3 छोटे पिंजरे होते हैं। एक पिंजरे में डियाब्लो की आखिरी 3 विक्टिम्स की फोटोज होती है। उनके चेहरे पे जब रोशनी पड़ती है तो डियाब्लो को एक फ्लैश की तरह दिखता है कि उसने किस तरह इन तीनों की जान ली थी। ऊपर से एक लॉकेट लटक रहा होता है दोस्तों, जिसको देखते डियाब्लो के माइंड में उसकी माँ की आवाज गूंजती है कि तुम एक डेविल हो बेटा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। और जब उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं तो वो जरा टूट जाता है। बचपन में उसने ये लॉकेट अपने गले में पहन के रखा हुआ था। अब वो उस लॉकेट को निकालने के लिए पिंजरे के ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो पिंजरे पे हाथ रखता है तो उसको लगता है शॉक, और फिर वो गुस्से में कैमरे को घूरता है कि अच्छा। अब मैरी तो उसके साइकोपन को ट्रिगर करने जैसी कुछ चीजें प्ले करती है और उसे बार बार ये देखने पे मजबूर करती है कि उसने कितने घिनौने तरीके से इन लड़कियों का कत्ल किया था। और तब डियाब्लो को बचपन में खाई हुई डांट, उसकी मार, उसके ताने, ये सब याद आते हैं जो भी वो अपने माँ बाप से खाता था। और अब वो बखूबी समझ जाता है कि मैरी मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो वो झट से अपने ग्लव्स उतारकर कैमरा को ब्लॉक कर देता है ताकि मैरी उसको देख ही ना पाए। लेकिन मैरी बाज नहीं आती। वो एक और वीडियो प्ले करती है जिसमें डियाब्लो की विक्टिम की बड़ी बहन डियाब्लो को कोसती है कि कर्मा नाम की भी कोई चीज होती है, तुम्हें जरूर बुरी से बुरी घटिया मौत मिलेगी। और जिस पिंजरे पे दोस्तों वो खड़ा है ना, उसमें मैरी हाई वोल्टेज करंट पास करवाती है और वो तड़प तड़प कर नीचे गिर जाता है। ये सारे दृश्य देखकर मैरी को अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे कि परम आनंद। फिर मैरी अपनी बेटी कैली की फोटो के आगे एक कैंडल जलाती है। जी हाँ दोस्तों, कैली भी डियाब्लो की विक्टिम थी और यहाँ पर पता चलता है कि अपनी बेटी के कत्ल का मैरी ये रिवेंज ले रही है। अगले सीन में डियाब्लो को होश आ जाता है और उस लॉकेट वाले चेन में एक चाबी होती है जो कि अगले कमरे का दरवाजा खोलेगी। तो डियाब्लो उस कमरे को खोल भी देता है, लेकिन अंदर जाने से कतराता है क्योंकि अब उसको डर जकड़ गया है कि पता नहीं मैरी ने वहाँ पे कौन सा ट्रैप सेट किया होगा। लेकिन मैरी एक ऑटोमेटिक हाई वोल्टेज करंट वाला गेट उसकी पीठ पे पिटवा देती है, जिसकी वजह से वो दूसरे कमरे में धकेल दिया जाता है। वहाँ डियाब्लो की और भी कई विक्टिम्स की कहानियां प्ले हो जाती है जो कि उसे काफी उकसा देती है। मैरी उससे दोस्तों और उकसाते हुए कहती है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो तो, कहोगे भी या यूं ही देखते रहोगे। लेकिन जिस स्पीकर के जरिए मैरी की आवाज सुनाई दे रही थी ना, उसी को डियाब्लो तोड़ देता है। लेकिन मैरी का गेम अभी खत्म नहीं हुआ था दोस्तों। वो अब डियाब्लो को अगले कमरे में भेजना चाहती है और उसके लिए वो इस वाले कमरे में एक गैस रिलीज करवाती है और फिर कोई रास्ता ना पाकर उसको दूसरे कमरे में जाना ही पड़ता है। उस कमरे में ग्लास बॉक्स के अंदर एक एंजल की मूर्ति होती है जिसको देखकर डियाब्लो हिल जाता है। दरअसल ये उसकी माँ की कब्र पर रखी गई मूर्ति थी और उसे देखकर वो डरने लग जाता है। और तब उसके दिमाग में फिर से उसकी माँ की आवाज गूंजती है कि तुम एक साइको हो, एक डेविल हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। और तब मैरी उसके सामने उन 3 विक्टिम्स की फोटोज खड़ी कर देती है जिन्हें डियाब्लो ने हाल ही में मार मार कर खत्म कर दिया। वो उन फोटोज को देखने लग जाता है और याद कर रहा होता है कि उसने किस तरह इनकी जान ली थी। लेकिन मैरी चाहती है कि डियाब्लो भी दोस्तों वही दर्द, वही वेदना, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करे जो उसने इन लड़कियों को दिया, इन विक्टिम्स को दिया। वो जहाँ पे भी पैर रखता है ना, वहाँ पे आग लग जाती है। मैरी ने ऐसी सेटिंग करके रखी थी बिल्कुल। फिर वो आग से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लग जाता है, लेकिन वो देख लेता है कि उस एंजल की मूर्ति के पास फर्श पर एक दरवाजा है जहाँ आग नहीं लग रही और वो उसे खोलकर बेसमेंट के अंदर कूद जाता है। ये भी दोस्तों मैरी का ट्रैप ही था, क्योंकि वो चाहती थी कि डियाब्लो बेसमेंट में कूदे। यहाँ ये सब चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच बाहर एकदम डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है मिस जोए, जो कैमरा में कुछ लेटर्स दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए आए हुए इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं ये, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आकर दे देती हूँ तुमको। तो मैरी शांति से कहती है आप एक काम कीजिए, उन्हें बॉक्स पे रख कर चले जाइए, मैं बाद में ले लूंगी, अभी मैं जरा बिजी हूँ। लेकिन जोए कहती नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लगता है तुम घर के अंदर कोई इलीगल काम करती हो, इसीलिए किसी को घर के अंदर नहीं आने देती, मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ, बता रही हूँ। तो मैरी कहती है तुम चाहो तो मिलिट्री बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी बात को कोई बिलीव ही नहीं करेगा, उन लेटर्स को रख दो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो दोस्तों वो भी लेटर्स को बॉक्स में रख कर चले जाती है और इस पॉइंट पर मैरी कैली को याद करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैली के पैर का ऑपरेशन हो चुका था और वो खुद से चल भी पा रही थी, लेकिन उसे नी कैप पहनना होता था। वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपना वॉकिंग स्टिक पानी में डाल देती है और कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो बाहर भी जाना चाहती है तो मैरी उसे बहुत समझाती कि बेटा अभी अभी तुम्हारा पैर थोड़ा ठीक हुआ है, प्लीज अभी बाहर मत जाओ, थोड़ा और रिकवर होने दो फिर जाना, और अभी कुछ और दिनों के लिए तुम्हें वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ेगी। पर कैली जिद करती है कि और कितने दिन मुझे सब करना पड़ेगा माँ, कितने दिन बंद रखोगी मुझे घर में, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी केयर करने के नाम पे मुझे यहाँ बंदी बनाकर मत रखो, मैं बाहर जाकर एंजॉय करना चाहती हूँ। ये कहकर कैली तो चली गई थी उस दिन, लेकिन रात तक घर नहीं लौटी। जंगल के पास उसका नी कैप पाया जाता है दोस्तों। जी हाँ,
डियाब्लो ने उसे बुरी तरह जलाकर उसका कत्ल कर दिया था। मैरी फिर क्राइम स्पॉट पे जाती है और अपनी बेटी की ऐसी मौत देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। और यहाँ पे लगी थी मैरी के दिल में बदले की आग। यहाँ से सीधे प्रेजेंट में दिखाते हैं कि डियाब्लो बेसमेंट में है। वो एक दीवार को तोड़कर ईंटों को निकाल लेता है। तब एक छोटा गैप दिखता है उसको, जिसके जरिए वो ऊपर उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पे हर जगह आग लगी हुई थी। असल में वहाँ एक सेंसर है दोस्तों, जिसके जरिए डियाब्लो को सेंस करके मैरी वहाँ उसके हर कदम पे आग लगा पा रही थी। अब डियाब्लो इस बात को रियलाइज करके समझदारी दिखाते हुए पहले तो उन सेंसर्स को तोड़ देता है और आग लगना बंद हो जाता है। फिर वो ऊपर एक एयर वेंट को देखता है, जिसके जरिए बच निकलने के लिए वो ऊपर चढ़ता भी है, लेकिन वो होल काफी छोटा होता है और डियाब्लो उस होल में बुरी तरह फंस जाता है। ना ऊपर जा पाता ना नीचे आ पाता। ये देखकर मैरी एक कबर्ड खोलती है जिसमें तरह तरह की दवाइयां हैं। ये किस तरह की दवाइयां हैं और मैरी ने इनको अपने घर में क्यों रखा हुआ है, ये जानने के लिए दिखाया जाता है एक और फ्लैशबैक। कैली के कत्ल के बाद उसके केस को सेलेना नाम की पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मैरी उससे मिलती भी है और पता लगाती है कि डियाब्लो अपने विक्टिम को कैसे मारता है। तो मैरी को पता चलता है कि डियाब्लो पहले तो अपनी विक्टिम को पैरालाइज करने के लिए एक दवाई उनके शरीर में इंजेक्ट करता है। मैरी उस दवाई का पता लगाती है दोस्तों और ब्लैक मार्केट में उसका स्टॉक खरीद कर रख लेती है। इतना ही नहीं, किसी भी सिस्टम को हैक करके उसका डेटा निकालने के लिए वो एक डिवाइस भी खरीद लेती है। यानी डियाब्लो से बदला लेने के लिए मैरी ने दमदार प्लानिंग करके रखी हुई थी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मैरी इंसान को पैरालाइज कर देने वाली उस दवाई को इंजेक्शन में लेकर खुद ही उस कमरे में चली जाती है जहाँ डियाब्लो एयरवेंट में फंसा हुआ है। वो डियाब्लो को इंजेक्शन लगाने वाली होती है कि फिर पता चलता है यहाँ डियाब्लो ने मैरी को ट्रैप किया था। हाँ दोस्तों, असल में वो जानता था कि अगर वो इस वेंट में फंस जाएगा तो मैरी डायरेक्टली यहाँ जरूर आएगी, इसीलिए उसने वेंट में फंसने की एक्टिंग की, सिर्फ एक्टिंग, और मैरी उसके जाल में फंस जाती है। और अब वो नीचे उतरकर मैरी को पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। मैरी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन बेसमेंट जाने का जो छोटा दरवाजा था उसे खोलकर वो बेसमेंट में गिर जाती है। डियाब्लो भी अंदर कूद जाता है और मैरी के हाथ से अपना चाकू और वो पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन ले लेता है और उस इंजेक्शन को मैरी की गर्दन पे उतार देता है। मैरी बेचारी धीरे धीरे पैरालाइज होने लग जाती है और अब डियाब्लो अपनी दूसरी विक्टिम की तरह मैरी की भी जीभ काटने वाला होता है कि तब आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि मैरी ने किस कदर परफेक्ट प्लानिंग करके ये सब खेल किया था। दरअसल मैरी बैकअप के तौर पर एक और इंजेक्शन भी लेकर आई थी, जिसे वो डियाब्लो के पैर में लगा देती है। इस वजह से डियाब्लो मेंटली थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और उसे अपनी माँ की बातें फिर याद आ जाती है। बचपन में क्या हुआ था कि डियाब्लो ने अपने घर के कुत्ते की जान ले ली थी और तब उसकी माँ उस पर चिल्लाई थी कि तुम बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, उसी की तरह तुम एक साइको हो, एक डेविल हो। ये लो, तुमने जिस कुत्ते की जान ली उसका खून अपने शरीर पर मल लो, फिर शायद तुम्हारी कत्ल करने की आग ठंडी हो जाएगी। ये सारी बातें याद करते करते वो एकदम से नीचे गिर पड़ता है और अब मैरी और डियाब्लो दोनों ही बेहोश होने वाले हैं। लेकिन पूरी तरह से बेहोश होने से पहले मैरी अपने वॉच में एक टाइमर सेट करती है। लेकिन वैसा क्यों कर रही है दोस्तों, उसके पीछे का रीजन अब पता चलेगा। डियाब्लो को यहाँ लाकर उसे फिजिकली और साइकोलॉजिकली तड़पा तड़पा कर मारना ही तो मैरी का प्लान था। डियाब्लो अपनी विक्टिम को पैरालाइज करने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल करता था ना, उसका पता लगाने के बाद मैरी ने न सिर्फ उस दवाई का काफी स्टॉक खरीदा, बल्कि उसे ये भी ख्याल आया था कि इस रिवेंज गेम के दौरान ये भी पॉसिबल है कि डियाब्लो मुझे ही ये इंजेक्शन लगा दे। इसीलिए मैरी ने अपने शरीर को इस दवाई की आदत डालने के लिए उसे अक्सर लेना शुरू कर दिया। नॉर्मली कोई ये दवाई ले तो कम से कम 1 घंटा वो एकदम पैरालाइज्ड रहेगा, लेकिन क्योंकि मैरी ने इस इंजेक्शन को बार बार अपने शरीर में चढ़ाकर उसे इसकी आदत डाल ली थी, तो उस पर इस इंजेक्शन का असर कम हो जाता है। और मैरी ने इस कदर प्रैक्टिस की दोस्तों की 1 घंटे के बजाय वो इंजेक्शन लगने के 45 मिनट के बाद होश में आ जाए। जब पुलिस डिटेक्टिव सेलेना को ये बात पता चली तो उसने मैरी को समझाया भी था कि हमें आप पे इमोशन समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप उस कातिल को पकड़ने के लिए इस कदर खुद को मिटाना क्यों चाहती हैं। और तब मैरी ने कहा था, पता है क्या कहा था दोस्तों, कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो महज ये केस है, लेकिन मेरे लिए ये पर्सनल रिवेंज से बहुत ज्यादा है। कैलिफोर्निया, कोलोराडो और न्यूयॉर्क, इन 3 जगहों में इस तरह के कत्ल हो चुके हैं। तब सेलेना कहती है कि जाहिर सी बात है, इन्हीं जगहों में ज्यादा जंगल है और डियाब्लो को कत्ल करके बचने में आसानी होती है, इसलिए उसने इन जगहों को चुना होगा। मैरी कहती है, किसी बात पे तो आपका डिपार्टमेंट मार खा गया। अगर आपने इन केसेस पे और ध्यान दिया होता तो आपको पता चल गया होता कि आखिर में हुए 3 कत्ल, उनमें से 2 तो एक ही टाइम पे 2 अलग अलग जगहों पे हुए थे। इससे क्या आपको ये नहीं लगता कि आप किसी अहम बात को मिस कर रही हैं? अब इससे पहले कि सेलेना इस बात में और सोच पाती, उसे कोई अर्जेंट काम आ गया और वो चली गई थी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर मैरी ने अपने हैकिंग डिवाइस को सेलेना के लैपटॉप में कनेक्ट करके इस केस की सारी डिटेल्स निकाल ली थी। इतना ही नहीं, मैरी ने सेलेना का पुलिस बैच भी चुरा लिया था। फिर मैरी घर आई और उसने घंटों बैठकर इस केस को डिटेल में स्टडी किया और इसे क्रैक करने की कोशिश की थी।
पुलिस डिपार्टमेंट कातिल का असली नाम नहीं बता रहा था, बल्कि उसके लिए कोई कोड नेम यूज कर रहा था। लेकिन मैरी ने तो उस कोड नेम को भी क्रैक करके कातिल का असली नाम जान लिया था, लेकिन फिर भी उसे कोई जरूरी डिटेल नहीं मिल रहा था। इसी बीच रॉबर्ट ने मैरी को बहुत समझाया भी था कि वो मेरी भी बेटी थी, उसे खोकर मुझे भी सदमा लगा, लेकिन हमें थेरेपिस्ट के पास जाकर अपने सदमे को मिटाना होगा, ना कि इस तरह उस कातिल के पीछे पागलों की तरह भागना होगा। तुम प्लीज ये सारी चीजें छोड़ दो। लेकिन दोस्तों मैरी थी कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अगले ही दिन वो पुलिस बैच का इस्तेमाल करके धोखे से पुलिस डिपार्टमेंट के एविडेंस रूम में चली जाती है और वहाँ इस केस के सारे फाइल्स को छान मारती है। तो वहाँ उसे मिलता है एक मैप जिसमें मार्क किया गया है कि पुलिस ने डियाब्लो को कहाँ कहाँ ढूंढा था। कुछ स्पॉट्स पर एक बॉक्स बनाकर मार्क किया होता है। मैरी को ऑफिसर से पूछती है तो पता चलता है कि जहाँ बॉक्स बना है उन जगहों का किसी को पता ही नहीं, या फिर किसी का वहाँ जाना अलाउड ही नहीं है। ये भी पता नहीं कि ऐसी कोई जगह है भी या नहीं। और ये सारी बातें सुनकर मैरी को अंदाजा हो जाता है कि पक्का पुलिस ने हर जगह की तलाशी नहीं ली। अगले सीन में मैरी उन स्पॉट्स में जाकर देखती है। वहाँ कातिल की माँ की कब्र होती है दोस्तों, और पास ही एक कुत्ते की कब्र भी, वही कुत्ता जिसे डियाब्लो ने बचपन में मार दिया था। और यहीं से मैरी ने डियाब्लो की माँ की कब्र पर रखी हुई वो मूर्ति और डियाब्लो का वो लॉकेट वाला चेन उठा लिया था। इस तरह मैरी ने डियाब्लो के बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी जानने की कोशिश की थी। प्रेजेंट में मैरी को होश आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच पाती डियाब्लो भी होश में आ जाता है। दोनों के शरीर में अब भी उस दवा का थोड़ा थोड़ा असर तो रहता है। इसी वजह से भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैरी रेंगते रेंगते डियाब्लो से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी मैरी का पीछा करता है, छोड़ता नहीं उसे। एक पॉइंट पर मैरी उठ खड़ी होती है और उससे बचकर भागने लग जाती है। डियाब्लो भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी तरह उससे बचकर मैरी जाती है बेसमेंट से ऊपर और अपने बेडरूम में जाकर लॉक कर लेती है। इस वजह से डियाब्लो उस तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन वो गुस्से में मॉनिटर रूम में जाकर मैरी के सारे सिस्टम्स को तोड़ फोड़ देता है और इस वजह से मैरी का बेडरूम अनलॉक हो जाता है। दोस्तों फिर क्या था, ये देखकर वो आ जाता है बेडरूम की ओर, लेकिन आखिरी वक्त में मैरी किसी तरह उस कमरे को लॉक कर लेती है। इस वजह से डियाब्लो का गुस्सा और बढ़ जाता है। और इसी बीच रॉबर्ट काम के बाद आ जाता है घर, तो पड़ोस की मिस जॉय उससे शिकायत करती है कि तुम्हारी वाइफ घर के अंदर न जाने क्या क्या कर रही है। मुझे तो शक है कि वो कोई इलीगल काम कर रही है। मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। रॉबर्ट कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन दोस्तों मिस जॉय नहीं मानती और पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन पुलिस के लोग ये कहकर कॉल कट कर देते हैं कि आप आए दिन फेक कंप्लेंट्स करती रहती है, इसलिए हमने आपका फोन नंबर फ्लैग कर दिया है और हम आपकी कोई भी कंप्लेंट नहीं लेंगे। अब दूसरी ओर घर के अंदर दोस्तों अब मैरी अपने कमरे में बंद है और डियाब्लो पूरे घर में घूम रहा है खुल्लम खुल्ला। अब मैरी ने कमरे के अंदर कैली की फोटोज और उसका एक मेमोरियल बना के रखा था, लेकिन डियाब्लो उस कमरे में जाकर तोड़ फोड़ कर देता है और कैली की फोटोज को चाकू से चीर देता है। ये मैरी से बर्दाश्त नहीं होता, कतई नहीं, और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है और डियाब्लो को बहुत ज्यादा पीटती है। वो भी मैरी को मारता है, लेकिन इस बीच मैरी उसका चाकू लेकर उसके पैर पर लगातार वार करती है और फिर भागकर अपने कमरे में आकर दोबारा से लॉक कर लेती है। इसी बीच रॉबर्ट तो कॉल कर करके दरवाजे को खोलने को कहता है, लेकिन मैरी दरवाजा कैसे खोलेगी, अंदर तो साइको कातिल डियाब्लो है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि फर्श पर खून ही खून है, यानी डियाब्लो ने बचकर निकलने की कोशिश की है। खून के निशान एक कमरे के आगे जाकर रुक जाते हैं। जरूर डियाब्लो इसी कमरे में होगा, इसे तो आज खत्म करके ही छोड़ूंगी, यही सोचकर मैरी उस कमरे में जाती है। लेकिन ये डियाब्लो का एक ट्रैप था, असल में उस कमरे में था ही नहीं, बल्कि पीछे से मैरी पे दमदार हमला कर देता है। इनकी दोस्तों घमासान लड़ाई चलती है आपस में। इसी बीच बाहर सेलेना आ जाती है, जिसका बैच यूज करके मैरी ने एविडेंस रूम में फाइल्स वगैरह देख लिए थे और उसकी सिस्टम से केस फाइल कॉपी भी कर ली थी। इस बारे में पूछताछ करने सेलेना आई हुई है दोस्तों, वो भी दरवाजा खोलने को कहती है। इसी बीच अंदर तो मैरी और डियाब्लो के बीच जबरदस्त फाइट चलती है, लेकिन जैसे तैसे मैरी अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजे को अनलॉक कर देती है। सेलेना अंदर आ जाती है और डियाब्लो के हाथों मैरी को पीटते हुए देखकर डियाब्लो को शूट नहीं करती वो, बल्कि कहती है कि रुक जाओ, उसे मत मारो। लेकिन डियाब्लो मैरी को उठाकर सेलेना पे पटक देता है और अब तीनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। एक पॉइंट पर तो चाकू सेलेना के पेट में लग जाता है। इसी बीच मैरी सेलेना का गन निकालकर डियाब्लो को शूट नहीं करती, बल्कि उससे डियाब्लो के सर पे लगातार वार करके बेहोश कर देती है। फिर सेलेना की मदद के लिए वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है और तो और वो डियाब्लो को वहाँ से भी लेके जाती है। तो सेलेना कहती है देखो कातिल को हमारे हवाले कर दो, तुम खुद कुछ मत करना। पर मैरी कहती है इसकी फिक्र छोड़िए सेलेना जी, आपका जो खून बह रहा है उससे तो लगता है कि आप जल्दी मर जाएंगी, इसलिए आप खुद को बचाने के लिए अपने डिपार्टमेंट से किसी को बुला लीजिए। कहकर वो डियाब्लो को घसीट कर बेसमेंट में धकेल देती है। फिर उसकी माँ की कब्र से निकाली हुई एंजल की मूर्ति को भी मैरी बेसमेंट में लेके जाती है। फिर डियाब्लो का सर उठाकर उसे अपनी बेटी कैली की फोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो ये थी मेरी बेटी कैली, जिसे तुमने मार डाला, और अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करने जा रही हूँ जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया। कहकर वो एक चादर निकालती है। फिर डियाब्लो को एक स्ट्रेचर पर बांधकर उसके सामने एक वीडियो प्ले करती है, जिसमें मैरी डियाब्लो की माँ की कब्र को खोदते हुए डियाब्लो का हर छोटा बड़ा सीक्रेट बताने लग जाती है। ऐसा करके वो न सिर्फ उसको जान से मार डालना चाहती, बल्कि उसे इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी तोड़ देना चाहती है। अब वीडियो में मैरी कहती है ये उस साइको डियाब्लो की माँ की कब्र है, और उसके साइकोपन की वजह भी ये औरत ही थी, क्योंकि वो डियाब्लो को एक डेविल मानती थी, एक राक्षस मानती थी, और उसी तरह उससे बात भी करती थी। और उसके बर्ताव का कारण था डियाब्लो का बाप, जो खुद एक साइको था।
वो डियाब्लो की माँ को बहुत अब्यूज टॉर्चर करता था। जब उसका टॉर्चर हद पार कर गया तो डियाब्लो की माँ ने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास डियाब्लो पे निकाली और उसे हमेशा राक्षस होने का ताना मारती रही। उससे ये कहती रही कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, एक शैतान हो, इसीलिए तुमने हमारे घर पे पल रहे उस कुत्ते को मार डाला। यही बातें छोटे डियाब्लो के मन में इतनी मजबूत बैठ गई कि वो खुद को शैतान मानने लगा और उसी के हिसाब से वो चलने भी लगा। और यहाँ पे दोस्तों एक घिनौना सच सामने आता है। जब किसी साइको को उसे अपनी सच्चाई का पता चलता है ना, जिसे वो खुद नहीं जानता था, तो काफी दर्द होता है उसे। ऐसा ही दर्द डियाब्लो को देना चाहती थी मैरी। और वो सच ये था दोस्तों कि जिस बाप के नाम से डियाब्लो को उसकी माँ ताना मारती थी कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे शैतान हो, वो बाप असल में सिर्फ डियाब्लो का बाप नहीं था, बल्कि डियाब्लो की माँ का भी वही बाप था। डियाब्लो की माँ डियाब्लो के बाप की बेटी थी, जिसे वो बचपन से अब्यूज करता था। और जब वो बड़ी हुई तो उसके बाप की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा था डियाब्लो। मैरी ने अपनी तरफ से बहुत ही रिसर्च करके ये सब पता लगाया, जिसे उसने इस वीडियो में रिकॉर्ड किया। और अब इस वीडियो के जरिए डियाब्लो अपनी और अपने परिवार की असलियत जान रहा है। माना कि डियाब्लो का बचपन मुश्किलों से भरा था और उससे भी ज्यादा उसकी माँ का बचपन और उसकी पूरी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। टॉर्चर और अब्यूज ये सब था और इसी वजह से वो अपना गुस्सा डियाब्लो पे निकालने लगी और डियाब्लो उससे डरने लगा, उससे नफरत करने लगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बड़ा होकर दूसरी लड़कियों का कत्ल करने लगे। ये बिल्कुल गलत है। यही सारी बातें डियाब्लो को बताते हुए मैरी उसकी माँ के कब्र को खोदकर उसकी माँ के स्केलेटन पे पेट्रोल डालकर उसे जलाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डियाब्लो अपनी विक्टिम्स को जलाकर मार डालता था। इसके बाद दोस्तों अब वाकई में मैरी डियाब्लो की जीभ काट देती है और उस पे पेट्रोल डालकर उसे जलाकर राख कर देती है, बिल्कुल वैसे जैसे डियाब्लो अपनी विक्टिम्स की जीभ काटकर उनको जला दिया करता था। बिल्कुल इस तरह मैरी अपना रिवेंज पूरा करती है। और तब डियाब्लो के पॉकेट से 2 फोटोज नीचे गिरती हैं, जिन्हें मैरी ले लेती है और फिर बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देती है। बाहर पुलिस फोर्स आ चुकी थी और घायल सेलेना का इलाज चल रहा होता है। तब मैरी उन 2 फोटोज को देखती है। उनमें से एक डियाब्लो के बचपन की फोटो होती है और एक फैमिली फोटो होती है। उसमें उसके बाप के चेहरे की जगह पर एक होल होता है दोस्तों, यानी कि डियाब्लो ने उसे फाड़ निकाला था। मैरी उस फोटो को देख रही होती है और इसी बीच बैकग्राउंड में टीवी पे ये न्यूज में बताया जाता है कि जंगल में उस साइको कातिल का केबिन मिल चुका है। लेकिन मैरी का शक अभी दूर नहीं हुआ था दोस्तों। हाँ, क्योंकि उसने इस केस के बारे में जो जांच की थी उसके हिसाब से 2 अलग अलग जगहों पर एक ही तरह से 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था और वो भी एक ही टाइम पे। एक कातिल एक ही टाइम पे 2 जगह कत्ल कैसे कर सकता है? तो क्या कातिल एक नहीं 2 थे? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। लेकिन तब हमें उस फोटो को दिखाते हैं जिसमें डियाब्लो का बाप का चेहरा फाड़ निकाला गया है। उस होल में उसके बाप का रूप दिखता है। और इस पॉइंट पर दोस्तों हार्ड होम नाम की ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है कि मतलब डियाब्लो के अलावा दूसरा कातिल भी है और वो कोई और नहीं, उसका बाप है। शायद ये दोनों मिलकर ही लड़कियों का कत्ल किए जा रहे थे। डियाब्लो को तो मैरी ने खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाप का पता लगा पाएगी या नहीं, और पता लगा भी लेगी तो उसके साथ क्या करेगी ये तो पता नहीं। ये एक ओपन एंडेड मूवी है दोस्तों, जिसमें डायरेक्टर ने क्लाइमेक्स का सारा कार्यभार आप पे छोड़ा है। आप जो सोचें